गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट आपका जो भूगोल विषय के रूप में, दूसरा विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब हम लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे। उसका लेक्चर फर्स्ट है आपका ये। इसमें हम जो देखेंगे वो वर्ल्ड लेवल के संबंधित देखेंगे। आपके इंडिया लेवल भी है, राजस्थान लेवल भी है और वर्ल्ड लेवल भी है। अभी हम जो बात करेंगे वो वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे। इसमें आपका वर्ल्ड लेवल है तो हम इसे अलग अलग भागों में बांटते हुए बात करते हैं। लेसन है हमारा जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि दर। अलग अलग डिवाइड करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे वितरण, फिर बात करेंगे घनत्व और फिर बात करेंगे हम वृद्धि दर। सामान्य परिचय से बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखेंगे आप सामान्य परिचय। देखो बच्चों, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि दर जो टॉपिक है, इसमें हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे। आपके इंडिया लेवल भी है और राजस्थान लेवल भी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे। थोड़ी आपको इसमें परेशानी आएगी आंकड़े याद करने में। आपको आंकड़े का पूरा इसमें आंकड़े हैं और आंकड़े आपको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि किस तरफ कौन से वर्ष में स्त्री पुरुषों की संख्या कितनी थी, वर्ल्ड में क्या लेवल था, सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। मानव जब सभ्यता और संस्कृति को जान करके इस धरती पे आया तो पृथ्वी पर मानव ने अपने विकास को अपने अनुसार ढाल लिया था। इस तरीके से मानव ने अपने क्षेत्र विशेष का चयन कर अपने अपने बसाव को निश्चित किया। हर व्यक्ति विशेष अपने शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर अपने क्षेत्र विशेष का चयन करता है। जैसे एस्किमो जनजाति है वो बर्फीले क्षेत्रों में रहती है तथा बुशमैन कालाहारी जैसे मरुस्थलीय भागों में रहते हैं। अर्थात एस्किमो जो एक ऐसी जनजाति है जो ठंडे प्रदेशों में रहती है और एक बुशमैन एक ऐसी प्रजाति है जो गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं। अर्थात इन दोनों के स्थान पे विशेष पे अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इनका जीवन चक्र, इनका रहने का तरीका, इस तरीके से ये अपने क्षेत्रों का चयन करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वितरण है। जो वितरण है वो क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। कैसे? आप किस स्थान विशेष को चयन करेंगे जहां आप रहना पसंद करते हैं। अर्थात व्यक्ति उसी स्थान को पसंद करेगा जहां पर सुख सुविधाएं हो। अर्थात मानव को समय टू समय अर्थात समय के अनुसार अपने विकास को करने की योग्यता हो। जैसे एक उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ने के लिए जिस स्थान पर जाते हैं वहां विद्यालय आपके नजदीक हो, स्वास्थ्य केंद्र आपके नजदीक हो, मनोरंजन केंद्र आपके नजदीक हो, आपको परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, आप ऐसी जगह रहना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह आपका सर्वांगीण विकास होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार जब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण की बात करेंगे तो वितरण का जो शब्द है उस वितरण शब्द के ऊपर अब प्रकाश डालते हुए बात करते हैं। जो वितरण है वो किसी जनसंख्या के समूह का अपने क्षेत्र विशेष में, किसी जनसंख्या के समूह का अपने क्षेत्र विशेष में रहना, अर्थात किसी क्षेत्र में जनसंख्या का रहना क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का रहना वितरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम है और पूर्वी भाग में जनसंख्या सर्वाधिक है। फॉर एग्जांपल जैसलमेर जैसे जिले में मान लीजिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और जयपुर जैसे जिले में 538 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। 538 व्यक्ति 1 किलोमीटर निवास करते हैं। ये क्या है? वितरण। क्योंकि यहां पर क्या है? सुख सुविधा है, रहन सहन है, मौसमी परिवर्तन है। इस तरीके के वितरण के आधार पर आज हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण जो टॉपिक है बेटा, इसे अगर हम देखा जाए तो जो जनसंख्या के वितरण के बारे में बात करें तो आज वर्तमान आंकड़ों को आधार रखते हुए जनसंख्या वितरण की बारे में बात करेंगे। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या
विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है। कितने प्रतिशत? 20% भूभाग भूभाग पर निवास करती है। देखिए, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है। अगर हम बात करें कि इस धरातल पर 100% भाग है, एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप। मान लिया हमने धरातल के ऊपर कितना प्रतिशत भाग है? 100% भाग है। 100% भाग में से हम यूज कितना कर रहे हैं? मात्र 20%। कितना यूज कर रहे हैं? मात्र 20%। और उसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या रह रही है? 80% जनसंख्या। 100% भाग में से अगर हम बात करें तो हमारे धरातल के सिर्फ मात्र 20% भाग पर हम रहते हैं, और 20% भाग पे कितनी जनसंख्या है? 80% जनसंख्या। ये हमारे सोच से परे है कि देश के या पूरे विश्व की बात करें तो विश्व का मात्र हम 20% भाग ही काम में ले रहे हैं। अर्थात हमारा रहना, सोना, खाना, पीना, 7 अरब जनसंख्या। देश की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो 7 अरब जनसंख्या जिसे हम 80% में बांटते हैं, तो वो कितने प्रतिशत भूभाग पर रह रही है? 20% भूभाग पर। देखो बेटाओ, इस लेसन में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इस लेसन को पढ़ना पड़ेगा, साथ के साथ लाइन टू लाइन आपको समझना पड़ेगा, जब जाके ये लेसन समझ में आएगा। और ये लेसन आपके 4 या 5 नंबर का लेसन है। इस लेसन पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, पहली बात तो वर्ल्ड लेवल का है, दूसरी इसमें जो तार्किक तरीका दिया हुआ है उस तार्किक तरीके को पकड़कर ही आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या है? विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है। वहीं 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 20% जनसंख्या 80% भूभाग पर निवास करती है। समझे एक बार इसको वापस? देखिए बेटा, विश्व वर्ल्ड की बात करी जाए तो हमारी जो जनसंख्या है वो 80% तो किसके भूभाग पर निवास करती है? 20% भूभाग। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अगर बात की जाए तो मात्र 20% भाग पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 80%। भाग कितना है? 20। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है हमारे 80%। भाग कितना है? 20। और अगर बात करें 80% भाग पर, 80% भाग किसका? पृथ्वी का। 80% भाग पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 20% जनसंख्या। अब इसको समझेंगे कैसे। जहां 80% जनसंख्या निवास कर रही है, अर्थात 20% भूभाग पर, धरातल के 20% भाग पर 80% जनसंख्या निवास कर रही है, तो अर्थात 20% भाग ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। ये 20% जो भाग है वो सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या इसमें निवास करती है। और जो ये 80% भूभाग है, ये 80% जो भूभाग है अर्थात धरातल है, इनमें सुख सुविधाएं नहीं है। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, तालाब, इस तरीके के भाग है जिसमें मात्र एस्किमो जैसी जनजातियां निवास करती है 20%। तो आया समझ में कि हाँ, हमारे धरातल पर 20% भाग पर तो 80% जनसंख्या निवास करती है, और 80% भाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है। इसे कैसे देखेंगे? सन 2001 की जनगणना के अनुसार, सन 2001 की जनगणना के अनुसार, सॉरी 2001 की जनगणना नहीं, 2001 की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हमारी जनसंख्या थी बेटा 6137 मिलियन, 6137 मिलियन।
मिलियन, 6137 मिलियन। अगर हम इस 6137 मिलियन को करोड़ में बताएं तो हमारे बनती है 613.7 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2013 में बढ़कर कितनी हो गई? 713 करोड़, 714 करोड़, सॉरी 714 करोड़, 714 करोड़ हो गई। ठीक है, 714 करोड़ हो गई तो ये जनसंख्या कितनी हुई? 13.6 करोड़। इनकी जो जनसंख्या हुई वो हुई 714 करोड़ जनसंख्या हो गई साहब, जो कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती थी? ये करती थी 13 भूभाग, इनका भूभाग था 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर में निवास करते। एक बार दोबारा समझेंगे। वितरण हर जगह असमान पाया जाता है, कहीं पे सर्वाधिक जनसंख्या तो कहीं पर निम्न जनसंख्या। जैसे उदाहरण दिया, राजस्थान का पश्चिमी भाग कम जनसंख्या और पूर्वी भाग सर्वाधिक जनसंख्या। तो बात करेंगे विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है, अर्थात जहां पर सुख सुविधाएं 20% भाग पर ही है वहां जनसंख्या सर्वाधिक, अर्थात कितने प्रतिशत? 80%। जहां सुख सुविधाएं कम है तो भूभाग कितना है? 80% और जनसंख्या कितनी है? 20%। 2000 की जनगणना के अनुसार देखें तो हमारे भारत की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वो विश्व की जनसंख्या थी 6137 मिलियन, अर्थात पूरी विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वो थी 613.7 करोड़, 613.7 करोड़, जो 2013 में बढ़कर के 714 करोड़ हो गई, तथा इस भूभाग कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती थी? 13.6 करोड़ वर्ग भूभाग पर निवास करती थी। तो यहां एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को ढूंढेंगे क्या है। देखिए आप एक बार, और उस पर मोस्ट लगा करके उसको याद करना भी शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या, क्वेश्चन लगा लीजिए फर्स्ट, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन करें, का सविस्तार वर्णन करें। क्या करना है आपको? ये एक आपके वितरण से संबंधित विशेष क्वेश्चन बन रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन करें। मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, और वितरण से संबंधित क्वेश्चन इसमें बन रहा है, और इसमें मानव जीवन के और मानव आप खुद के ऊपर लेके देखिए कि जनसंख्या अर्थात हम और आप के वितरण आप और मैं यहाँ क्यों रह रहे हैं जयपुर जिले में, क्यों हमने हमारा जयपुर जिला चयन किया, को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन किया। किस कारण आप जयपुर जिले में आकर के रह रहे हैं और आपने जयपुर जिले को ही क्यों चूज किया, राजस्थान के और जिलों, आप जैसलमेर क्यों नहीं गए, आप और कोई जगह क्यों नहीं गए, आपने जयपुर जिले को क्यों चूज किया? तो अर्थात भारत, अपन विश्व की बात करें, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो अब हम वितरण को इसी प्रश्न के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो देखेंगे इसके वितरण को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला है विश्वसनीय कारक, जो आपका में है, पहला है विश्वव्यापी कारक, नंबर 1 विश्वव्यापी कारक, नंबर 1 है आपका विश्वव्यापी कारक। अब विश्वव्यापी कारक को बेटा जी 4 भागों में बांटा जाता है। तो नंबर 1 है अवस्थिति, नंबर 1 है आपका अवस्थिति। अब अवस्थिति के बारे में सविस्तार समझते हैं। देखिए बेटा, जहां पर सुख सुविधाएं
समतल धरातल, खाने योग्य भोजन की उपलब्धता, उत्तम कृषि भूमि, रहने योग्य उत्तम आवास, समतल धरातल की पूर्णतया व्यवस्था, नदी तालाब जैसी पानी की सुख सुविधाएं, वह अवस्थिति आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। वहां पर आप रहना ज्यादा पसंद करेंगे। आपकी जनसंख्या सर्वाधिक उसी स्थान पर पाई जाएगी जहां पर समतल धरातल पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर जिले में आप रह रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का जो धरातल है वो समतल धरातल है, सुख सुविधाएं उपलब्ध है, रोजगार के केंद्र उपलब्ध है, यहाँ पर लोगों को आजीविका की कमी नहीं है। इस वजह से परिवार पालने में समस्या नहीं आती और अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर हम निवास करते हैं। नंबर 2 नेक्स्ट है जलवायु दशाएं। नंबर 2 जलवायु दशा। नंबर 2 है हमारी जलवायु दशा। नंबर 2 की बात करेंगे तो यह है जलवायु दशा। अर्थात अगर मान लीजिए आप बुशमैन की जैसी जलवायु में रहे, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है, और एक आप एस्किमो जैसी जनजाति जहां सर्वाधिक ठंड पड़ती है, तो आपका मेरा रहना सर्वाइव नहीं है। हम कहा है समशीतोषण कटिबंधीय जलवायु में, जहां पर गर्मी भी है तो सर्दी भी है। इस तरीके की जलवायु में रहना हमारे लिए हमको लाभकारी होता है। इस वजह से हम उन स्थानों पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे जहां समशीतोषण जलवायु पाई जाती है, हम वहां पर रहना अधिक आवश्यकता पसंद करेंगे। नेक्स्ट है आपका धरातल। नंबर 3 धरातल। देखिए बेटा, धरातल की बात करें तो हमारे यहां पर धरातल समतल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। हम खेती करें, कृषि करें, उसके लिए उपयोगी होना चाहिए, साथ के साथ उपजाऊ होना चाहिए। अर्थात जहां पे हम रह रहे हैं वो भाग समतल हो, उपजाऊ हो, कृषि योग्य हो, तो वहां पे रहने में और वहां पे काम करने में भी मजा आता है। अर्थात वहां जनसंख्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पहाड़ी क्षेत्र में रख दिया जाए, पहाड़ी क्षेत्र पे आपको कहा जाए कि साहब नीचे गांव में जाकर के सामान लेके आना है, रहने में लोग बाग रहते हैं पर जनसंख्या का प्रतिशत कम है। इस वजह से समतल धरातल क्षेत्र में आपको सुख सुविधाएं, आपके घर तक गाड़ी वाहन परिवहन आ रहे हैं। अब पहाड़ों पे कहां गाड़ी वाहन परिवहन जाए, तो इस वजह से धरातल का होना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका समुद्री तट से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट है आपका समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट कारण है हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते जाते हैं, तापमान में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे, तापमान में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पर समुद्र तल ऊंचा होगा वहां पर जलवायु विपरीत प्रभाव करेगी तथा लोग बागों को वहां रहने में उचित नहीं होगा, सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, मानसून में देरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल केरल के तट पर मानसून जल्दी प्रवेश करता है, राजस्थान आते आते खत्म हो जाता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी मानव के जीवन को या वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आप प्रादेशिक कारक। नंबर 2 है आपका प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक जो संपूर्ण प्रदेश में लागू हो, उस कारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रादेशिक कारक में पहला आएगा आपकी भूमि की बनावट। नंबर 1 भूमि की बनावट। देखिए बेटा, भूमि की बनावट, आप मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो वहां की भूमि कैसी होगी? उबड़ खाबड़ होगी। और एक आप मैदानी भाग में निवास कर रहे हैं जहां गंगा यमुना जैसी नदियां बहती है और वहां पे समतल मैदान है, तो वहां की भूमि की बनावट कैसी होगी? समतल होगी। तो ऐसी भूमि की बनावट पे आपको रहने पर सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, जनसंख्या का वितरण प्राप्त होगा। इसलिए विश्व का या भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या नदी के किनारों पाई जाती है, क्योंकि वहां पे मैदान कैसा होता है? समतल होता है, पीने योग्य जल होता है। इस वजह से भूमि की बनावट भी एक प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, जल की आपूर्ति। नंबर 2 जल आपूर्ति। देखिए बेटा, मानव के लिए सबसे प्राचीन समय से ही जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की बात की जाती है तो वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती थी। अर्थात सिंधु नदी बहा करती थी, तो मानव की प्रथम आवश्यकता जल रहती है। मानव भोजन की खोज में तो फिर भी कहीं पे भी चल जाए, पर जल उसके नजदीक होए तो वहीं कोई ना कोई सभ्यता निर्माण होता है। इस वजह से मानव की प्राचीन समय से ही जल महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है।
इस वजह से जल की आवश्यकता मानव को अपने वितरण को प्रभावित करता है। जहां पर पीने योग्य जल होगा, जहां गंगा यमुना नदी के मैदान होंगे, वहां पर पीने योग्य जल की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी और व्यक्ति विशेष वहां रहना पसंद करेगा। इस वजह से जनसंख्या का वितरण भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आप मिट्टियां। नंबर 3 है मिट्टी या मिट्टियां। देखिए बेटा, जहां पर मिट्टी उपजाऊ, गुणवत्तापूर्ण, जहां मिट्टी का ह्रास नहीं होता हो, जहां कटाव नहीं होता हो, उसे नुकसान नहीं पहुंचती हो, जहां मिट्टी में गुणवत्ता हो, उर्वरकता की मात्रा अधिक हो, उसमें पोषणता हो, उसमें गुणता पाई जाती हो तथा उसमें खाद का प्रयोग किए बिना अधिक उपज प्राप्त होती हो, वह मिट्टी गुणवत्ता होती है। अर्थात जहां पे खेती योग्य भूमि प्राप्त हो सके, जहां कृषि करने योग्य भूमि प्राप्त हो सके, जहां मिट्टी उसके लिए उपयोगी हो, उस जगह जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, बाकी जगह जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट आपके वनस्पति। वनस्पति देखिए बेटा, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाला एक कारक ये भी है वनस्पति। जहां वन संपदा अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने के लिए 33% वन होना आवश्यक है, क्योंकि वो मानसून को प्रभावित करता है, यातायात को प्रभावित करता है, लोगों को रोजगार भी दिलाता है। अर्थात जहां पे मानसून होंगे, जहां वन होंगे, वहां पे मानसूनी प्रक्रियाएं भी अधिक होगी। ठीक है, तो वनस्पति जहां पे व्यक्ति विशेष को सुख सुविधाएं, मानसूनी हवाएं प्राप्त होगी, जहां पे मनुष्य को वर्षा यूपी जगह जल प्राप्त होगा, वहां पे वनस्पति पे जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक पाया जाएगा। इस प्रकार आगे देखेंगे खनिज। पांचवा है आपके खनिज। खनिज देखिए बेटा, जहां पर खनिज होंगे, जिस क्षेत्र विशेष में खनिज निकलेगा, वहां पे लगेंगे उद्योग। उद्योग लगेंगे तो लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा। खनिज जिस स्थान पर प्राप्त होगा, वहां डेवलपमेंट अपने आप बनता चला जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपके यहाँ खनिज निकला, तो खनिज निकलने के साथ साथ वहां पे उद्योगों की भी दशा बढ़ने लगेगी, और उद्योगों की दशा बढ़ेगी तो जनसंख्या अपनी ओर आकर्षित होगी, और जनसंख्या अपनी ओर आकर्षित बढ़ेगी तो वो खनिज के कारण बढ़ेगी, और जहां जहां सर्वाधिक खनिज निकलते जाएंगे, वहां पे उद्योग पनपते जाएंगे और लोगों को रोजगार मिलते जाएंगे, और लोगों को रोजगार मिलेंगे तो जनसंख्या के वितरण को प्रभाव करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप शक्ति के संसाधन। छठा है आपका शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधनों की बात की जाए तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये आपके सब क्या है, बिजली, विद्युत, ये सब क्या है, शक्ति के संसाधन है। जहां पर शक्ति के संसाधन होंगे, वहां पे उद्योग पनपेंगे, अर्थात वहां पे लोग बाग को रोजगार मिलेगा, वहां पे लोग बाग रहना पसंद करेंगे। आज मान लीजिए आपको कोई गांव में रख दिया जाए जहां पर लाइट ही नहीं आती हो, जहां शक्ति के संसाधन ही नहीं हो, डीजल पेट्रोल नहीं मिलता हो, उस जगह आप रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको जहां पर 24/7 लाइट मिल रही हो, जहां सुख सुविधाएं मिल रही हो, आपका रहना वहां पर उचित कहलाएगा। इसलिए शक्ति के संसाधन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस प्रकार एक बार दोबारा हम देखेंगे अवस्थिति, जलवायु की जो विश्वव्यापी कारक हैं, विश्वव्यापी कारक में हम देखेंगे अवस्थिति, अर्थात हमारे क्षेत्र विशेष के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है जलवायु दशाएं, जहां पे जलवायु पाई जाती है उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपकी धरातल, धरातल समतल होना चाहिए, किस प्रकार उपयोगी होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र की ऊंचाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे प्रादेशिक कारक, प्रादेशिक कारक में भूमि की बनावट, जल की आपूर्ति, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज और शक्ति के संसाधन। इसके आगे हम चलते हैं जो है आपके सांस्कृतिक कारक, जो आपको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के वितरण को आपकी ओर आकर्षित करते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या आपके सांस्कृतिक कारक को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक उदाहरण देखते हुए फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए आप किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप किस प्रकार की संप्रदाय से आप बिलोंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको निर्मित रहते हैं। मान लीजिए आप हिंदू धर्म से हैं, और हिंदू धर्म से हैं तो आप अपना अनुयायी हिंदू धर्म के रूप में चुनेंगे, आप अपना स्थल हिंदू धर्म के रूप में चुनेंगे। तो इस तरीके से आपको धर्म भी अपनी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे आप अपने घर में आसपास के माहौल को देख करके रहते हैं, मान लीजिए जहां पर हिंदू धर्म का निवास क्षेत्र होगा, आप वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, अन्य धर्म की अपेक्षा रहना तो आजकल धरातल पर सबके साथ रहते हैं, पर अन्य धर्म की अपेक्षा आप अपने धर्म के व्यक्तियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो अब आगे बात करें
तो सांस्कृतिक कारक के बारे में बात करेंगे। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितना पढ़ा है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए कि किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया जाता है, कहां पर जनसंख्या सर्वाधिक और कहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला कारक जो है वो है आपका विश्वव्यापी कारक, अर्थात जो विश्व भर में जो समस्याएं हैं देखने के लिए मिलती है उसके बारे में बात करें। पहले आती है आपकी अवस्थिति, किसी क्षेत्र विशेष की अवस्थिति के बारे में बात करें। मान लीजिए कहीं पे उबड़ खाबड़ धरातल है, ऊंचा नीचा धरातल है, कहीं पर समतल धरातल है, तो आप किस धरातल में पसंद करेंगे रहना? समतल धरातल में रहना पसंद करेंगे। तो पहली आती है हमारी अवस्थिति की, हम किस अवस्थिति के मध्य निवास करते हैं। नेक्स्ट आता है जलवायु कारक। मान लीजिए जैसे एस्किमो के अंदर आपने पढ़ा कि वो ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, और बुशमैन के बारे में पढ़ा कि वो गर्मी प्रदेशों में निवास करते हैं जहां 40 डिग्री टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, तो उस जगह वो निवास करते हैं। तो आप और मेरे जैसे व्यक्ति किस जलवायु में रहना पसंद करेंगे? समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहना पसंद करेंगे, जहां पर गर्मी भी हो और सर्दी भी हो, ऐसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका धरातल। धरातल की बात करें तो वहां पे धरातल समतल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, तथा गंगा यमुना जैसी नदियां वहां पर बहती हुई रहनी चाहिए जिसके कारण उसका उपजाऊपन बनता रहे। नेक्स्ट आता है आपके समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार इधर मानचित्र के माध्यम से और देख लेते हैं। यह आपके इंडिया का नक्शा है बेटा। इंडिया के नक्शे की बात करें तो इंडिया के नक्शे में इस तरफ है आपके हिंद महासागर, और यहां है राजस्थान। जब हम अगर मानसून समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यहां पर जब मानसून परिवर्तन चालू होता है, मानसून प्रक्रियाएं चालू होती है, और मानसून प्रक्रियाएं चालू होकर के जब वह राजस्थान की तरफ आकर्षित होती रहती है, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो ये उस बाल्टी के समान है। जब हम बाल्टी भर के सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते होंगे प्रत्येक सीढ़ी गीली होती हुई नजर आती है। फुल भरी हुई बाल्टी को जब लेकर के हम ऊपर की तरफ आकर्षित होते हैं तो प्रत्येक सीढ़ी भरी हुई नजर आती है, अर्थात प्रत्येक सीढ़ी में पानी गिरा हुआ नजर आता है। उसी प्रकार जब बादल अर्थात मानसून जब वो हिंद महासागर से, हमारे यहाँ पे वर्षा किस मानसून से होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून से। अब जो वर्षा आने वाला समय है वो ग्रीष्मकालीन मानसून का रहेगा। तो ग्रीष्मकालीन मानसून से जो वर्षा होगी वो किस प्रकार से होती है? देखिए, जब बाल्टी यहां से लेकर के बादल अपने आप ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले केरल के तट से टकराते हैं, और केरल के तट से टकराने की वजह से सबसे पहले मानसून का प्रवेश केरल में ही माना जाता है। इस प्रकार वो धीरे 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 बाल्टी आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। बाल्टी आगे की तरफ बढ़ते 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 राजस्थान में जाकर के वो अपने आप के अंतिम चरण में पहुंच जाती है, और अंतिम चरण में पहुंचने के कारण इस कारण राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक तथा पश्चिम भाग में वर्षा कम देखने के लिए मिलती है। इस वजह से जनसंख्या का वितरण पूर्वी भाग में अधिक तथा पश्चिमी भाग में कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पश्चिम भाग में क्या है? थार का मरुस्थल, और पूर्वी भाग कैसा है? हरा भरा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रादेशिक कारक। भूमि की बनावट आपने देख ली थी, जल की आपूर्ति आपने देख ली थी, मिट्टियां आपने देख ली थी, वनस्पति आपने देख ली थी, खनिज देख लिया था। शक्ति के संसाधन में बात करेंगे। शक्ति के संसाधन होते हैं बेटा कोयला, पेट्रोल, गैस आदि के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोल, गैस, विद्युत आदि हमारे शक्ति के संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे लाइट मिल रही है, आप गांव में रहते हैं और एक शहर में रहते हैं। गांव में आपको बिजली का उपयोग बहुत कम मिल पाता है, उपयोग वहां पे हो नहीं पाता है, ठीक है। तो शहरों में आपके क्या 24/7 आपको लाइट मिल रही है, सुख सुविधाएं मिल रही है, आप टीवी देख रहे हैं, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, इस तरीके की सुख सुविधाएं जहां आपको मिल रही है, तो वहां पर आपका जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। अब इसके आगे का अध्याय हम कल देखते हैं, उससे पहले एक बार रिवीजन के लिए आधार पर हम इसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन किस तरीके के हैं वो देखिए आप। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको अभी तक आपने पढ़ा विश्वव्यापी कारक और प्रादेशिक कारक। इन दोनों कारकों का आपको सविस्तार अध्ययन भी करना है, इन कारकों के आपको बारे में समझना भी है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन के साथ साथ ये मोस्टली क्वेश्चन भी आपके है, इसको आपको देखना है। इसके अलावा घनत्व वृद्धि दर के बारे में हम आगे वाली क्लासों में बात करेंगे, आगे वाली क्लासों में हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसके साथ साथ आपको किस प्रकार इस क्वेश्चन को याद करना है वो आपको देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करने के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। इसके आगे एक टॉपिक अभी बाकी है, वो हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।